तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10th का फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, फिजिक्स का क्रैश कोर्स का एक वीडियो हम पहले ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यह मेरा दूसरा वीडियो है। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम टोटल 25 प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, आप एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिएगा, हम अच्छी तरह से बताने की कोशिश करेंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो का अंत तक ज़रूर बने रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फर्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है कहे जाते हैं। दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा पदार्थ है जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं। तो पहला ऑप्शन दे रहा है अपारदर्शी पदार्थ, दूसरा में दे रहा है पारभासी पदार्थ, और तीसरा में दे रहा है पारदर्शी पदार्थ, और चौथा में दे रहा है बटर पेपर। तो दोस्तों, ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार हो जाती है, तो वह जो कहा जाता है दोस्तों, वह पारदर्शी पदार्थ कहे जाते हैं। मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पारदर्शी पदार्थ। तो दोस्तों, पारदर्शी पदार्थ उसे कहते हैं जिससे होकर प्रकाश जो आसानी से पार कर जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर में कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। दोस्तों, अवतल दर्पण होता है, उसका जो फोकस दूरी होता है उसकी वक्रता त्रिज्या की दुगनी होती है, बराबर होती है, चौथाई होती है, आधी होती है। तो दोस्तों, जो वक्रता दूरी और मैंने फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में जो रिलेशन होता है दोस्तों, वह देखिए एफ बराबर जो होता है वह एफ बराबर होता है r/2। तो कहने का मतलब क्या हो गया, मेरा जो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जो फोकस दूरी जो होती है दोस्तों, वह r/2। कहने का मतलब वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो मैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, r/2 कहने का मतलब वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर में कह रहा है कि कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ पे अगर वस्तु का स्थित होगा, मैंने वस्तु वहाँ पे रखा जाएगा, कि उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा, अवतल दर्पण के फोकस पे बनेगा। कहने मतलब अवतल दर्पण जो होगा दोस्तों, इस तरह से मान लिया अगर अवतल दर्पण है, यहाँ पे ये अवतल दर्पण हो गया। यहाँ से मैंने आपको कहाँ पे वस्तु को रखना है, कि उसका जो इमेज बनेगा वह फोकस पे बनना है। तो देखिए, आपको अगर कोई भी वस्तु अनंत पे रखते हैं तो उसका जो रिफ्लेक्शन के बाद जो प्रतिबिंब बनता है वह इस तरह से बनता है, इस तरह से। तो यहाँ पे आकर इस तरह का बनेगा फोकस पे, यह मेरा फोकस है। तो अनंत पर जब भी कोई भी वस्तु रहता है दोस्तों, आप हमेशा याद रखिएगा कि जब अनंत पे रहता है कोई वस्तु, तो उसका इमेज जो है आकर जो फोकस पे बनता है। तो मेरा कौन सा, जब अनंत पे रहेगा तब फोकस पे बनता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब जो होगा, अनंत पर अगर वस्तु स्थित होगा तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर में कह रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। दोस्तों, मोटर गाड़ी के जो चालक के सामने लगा रहता है वह कौन सा दर्पण रहता है। पहला ऑप्शन दे रहा है समतल दर्पण, दूसरा में दे रहा है उत्तल दर्पण, तीसरा में दे रहा है अवतल दर्पण, और चौथा में दे रहा है एक पतला लेंस। तो दोस्तों, मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है दर्पण, वह उत्तल दर्पण रहता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, उत्तल दर्पण। दोस्तों, उत्तल दर्पण जो होता है उसमें गाड़ी के सामने जो मिरर रहता है, साइड मिरर जो होता है, वह पीछे की वस्तु देखने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह उत्तल दर्पण रहता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट हो गया। और दोस्तों, अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि किस दर्पण का दृष्टि विस्तार सबसे अधिक होता है, तो ऑप्शन में आपको यही सब दिया रहेगा, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो उसका भी राइट आंसर जो हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का जो दृष्टि विस्तार होता है दोस्तों, उत्तल दर्पण का इस तरह से उत्तल दर्पण रहता है, इधर से कवर मैंने कलर्ड किया हुआ है, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मैंने कहने मतलब रिफ्लेक्शन जो सरफेस होगा इसका इस तरफ का होगा, इस तरह का होगा इधर। तो इधर कलर किया हुआ भाग है, तो इस तरह का रहता है उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे दृष्टि विस्तार जो होता है दोस्तों, इसका सबसे अधिक होता है। यहाँ पे ये भी आप आंसर याद रख सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा नंबर में कह रहा है
कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। दोस्तों उत्तल दर्पण जो होता है उस पर बना प्रतिबिंब होता है, किस तरह का प्रतिबिंब होता है? पहला ऑप्शन दे रहा है काल्पनिक और उल्टा, दूसरा में दे रहा है काल्पनिक और सीधा, तीसरा में दे रहा है वास्तविक और उल्टा, और चौथा में दे रहा है वास्तविक और सीधा। तो दोस्तों उत्तल दर्पण जो होता है उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक और सीधा बनता है। मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए अच्छी तरह से याद कर लिए। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। कहने का मतलब उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों काल्पनिक बनता है। काल्पनिक कहने का मतलब आभासी बनता है और वह सीधा बनता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर में कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तल दर्पण जो होता है उसके द्वारा बना प्रतिबिंब किस तरह का होता है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है हमेशा सीधा, दूसरा में दे रहा है हमेशा उल्टा, तीसरा में दे रहा है सीधा भी उल्टा भी, और चौथा में दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उत्तल दर्पण के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह हमेशा सीधा होता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जो उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों वह हमेशा सीधा बनता है और हमेशा काल्पनिक बनता है। कहने का मतलब मेरा आभासी बनता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां नंबर में कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है। इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब दोस्तों एक गोलीय दर्पण है, उसका प्रतिबिंब का जो आवर्धन मैग्निफिकेशन जो है वह निगेटिव है। तो इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब दोस्तों इसका अर्थ जो होगा वस्तु से छोटा है, वस्तु से बड़ा है, सीधा है या उल्टा है। तो दोस्तों अगर आपका मैग्निफिकेशन जो होगा निगेटिव में दिया हुआ है तो इसका अर्थ जो होगा दोस्तों वह प्रतिबिंब जो होगा वह जो होगा उल्टा होगा। मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। मेरा जो प्रतिबिंब होगा दोस्तों वह उल्टा हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट। नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। दोस्तों पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब आपको प्राप्त करना है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है अवतल दर्पण द्वारा, दूसरा में दे रहा है उत्तल दर्पण द्वारा, और तीसरा दर्पण में समतल दर्पण द्वारा। तो दोस्तों आपको बताना है कि किस दर्पण द्वारा आपको वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो दोस्तों अभी आपको बताया कि उत्तल दर्पण के द्वारा जो होता है वह हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो यह मेरा पहला बी ऑप्शन यहाँ पे मेरा गलत हो गया। और सी ऑप्शन समतल दर्पण, तो समतल दर्पण जो होता है दोस्तों उसमें जो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है और आभासी प्रतिबिंब बनता है, कहने काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ये भी मेरा नहीं होगा आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण जो है दोस्तों उससे वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है। दोस्तों निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है। पहला ऑप्शन दे रहा है अवतल दर्पण, दूसरा में दे रहा है उत्तल दर्पण, तीसरा में दे रहा है दोनों द्वारा, चौथा में दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए इस तरह का अगर कोई आपको कह रहा है कि एक बिंदु स्रोत है वहाँ से आपको समांतर किरण पुंज प्राप्त करना है। देखिए इस तरह से अगर मान लिया कोई मेरा अवतल दर्पण है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के द्वारा जो है एक बिंदु स्रोत से हम समांतर किरण पुंज प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। देखिए किस तरह से यहाँ अगर फोकस से अगर यहाँ से अगर लाइट हम देते हैं इस मिरर से तो यहाँ से इस तरह से जाएगा। कहने का मतलब यहाँ से ऐसे लाइट गया, इसी तरह से इधर से भी अगर भेजते हैं तो यहाँ से इस तरह से, तो यहाँ से इस इधर निकलेगा, इधर से निकलेगा। तो यह देखिए यहाँ से एक बिंदु स्रोत से हम लाइट को भेजे हैं तो मेरा समांतर किरण पुंज मिल रहा है। यहाँ से देखिए किरण, ये किरण समांतर हो रहा है, ये किरण और ये किरण समांतर हो जा रहा है। तो यही मेरा इसका राइट आंसर अवतल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण में ये कंडीशन नहीं होगा, उसका उल्टा हो जाएगा। इसलिए कहने मतलब वहाँ पे प्रकाश जो होगा दोस्तों समांतर किरण पुंज प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए वो ऑप्शन बी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर में कह रहा है कि एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी गई वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, दर्पण हो सकता है। दोस्तों एक ऐसा दर्पण है जिसका किसी भी दूरी पर अगर आप रखेंगे तो वह वस्तु का जो होगा वह हमेशा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो वह कौन सा दर्पण हो सकता है? पहला ऑप्शन दे रहा है समतल, दूसरा में दे रहा है उत्तल, और तीसरा में दे रहा है समतल अथवा उत्तल, और चौथा में दे रहा है अवतल। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में जो होता है प्रतिबिंब जो बनता है वह हमेशा सीधा बनता है, हमेशा सीधा बनता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको अच्छी तरह से याद के लिए एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में कह रहा है
कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन दे रहा है उत्तल, दूसरा में दे रहा है अवतल, तीसरा में दे रहा है समतल और चौथा में दे रहा है उत्तल और अवतल। तो दोस्तों दाढ़ी बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है दर्पण वह अवतल दर्पण रहता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, अवतल दर्पण। दोस्तों अगर आप हमारा अदर सब्जेक्ट का वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न कराया गया है, उसे आप ज़रूर देखिए ताकि आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठ सके। और दोस्तों अगर आप हमारा क्रैश कोर्स का अदर वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी आप जाके हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बताया गया है जो पिछले 10 वर्षों में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, वही प्रश्न बताया गया। इसलिए दोस्तों वो सब वीडियो को देखिए ज़रूर ताकि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर में कह रहा है कि सर्च लाइट का प्रवर्तक होता है। दोस्तों सर्च लाइट जो होता है, कहने का मतलब सर्च लाइट जो होता है उसका प्रवर्तक जो होता है वह कौन सा दर्पण होता है। पहला ऑप्शन है उत्तल दर्पण, तीसरा में दे रहा है, दूसरा में दे रहा है अवतल, तीसरा में दे रहा है समतल और चौथा में दे रहा है उत्तल और अवतल। तो दोस्तों सर्च लाइट का प्रवर्तक होता है, सर्च लाइट जो होता है दोस्तों कहने का मतलब जो टॉर्च, सिंपली आप समझ सकते हैं टॉर्च जो होता है उसका देखते हैं उसमें जो होता है वह कौन सा दर्पण प्रवर्तक जो होता है, उसका कहने का मतलब जो प्रवर्तक सतह जो होता है वह कौन सा दर्पण रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल। अवतल दर्पण होता है। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बार बार पूछा जाता है। सर्च लाइट का जो प्रवर्तक होगा दोस्तों वह अवतल दर्पण होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी होगी। तो दोस्तों अभी हम पीछे आपको रिलेशन बताए थे, फोकस दूरी एफ बराबर जो होता है, एफ बराबर जो फोकस दूरी का रिलेशन जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ तो आर बटा के 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आर हमारा कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बटा के 2 हो जाएगा। तो कितना मेरा कट के कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर मेरा कट के यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट। काफ़ी इजी प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम में इस तरह से न्यूमेरिकल पूछ सकता है, इसलिए आप अच्छी तरह से इसे समझ लीजिए और यहाँ से आपका 1 नंबर इससे जरूर आता है, इसलिए अच्छी तरह से समझ के एग्जाम में अच्छी तरह से सोल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में कह रहा है कि अवतल दर्पण है। दोस्तों अवतल दर्पण जो है वह क्या है, तो वह अभिसारी है, अपसारी है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अवतल दर्पण देखिए इस तरह से होता है, अवतल दर्पण जो होता है दोस्तों इस तरह से होता है। ठीक है, तो अगर वहाँ से अगर कहने का मतलब दो अवतल दर्पण जो होता है वह यहाँ से अगर किरण आएगा इस तरह से समांतर किरण आएगा तो वह एक पॉइंट पर आकर मिल जाएगा, कहने का मतलब एक पॉइंट पर मिल जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब एक पॉइंट पर अगर मिल जा रहा है, एक पॉइंट पर मिल जा रहा है तो वह अभिसारी हो जाएगा। कहने का मतलब एक पॉइंट पर मिल जा रहा है तो वह अभिसारी होगा, कहने का मतलब अभिसारी कहने का मतलब एक पॉइंट पर मिल गया। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अभिसारी। और यही दोस्तों यह मेरा अगर मान लिया अगर इसका उल्टा कहने का मतलब अगर किरण आता और वह बाहर की ओर मैंने चला जाता और भी फैल जाता तो वहाँ पे अपसारी आंसर हो जाता, जो अब तक उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण अगर कहे तो वह अपसारी दर्पण होता है और अवतल दर्पण जो होता है वह अभिसारी होता है। याद कर लीजिएगा एग्जाम में पूछ सकता है। तो यहाँ पे मेरा राइट आंसर मेरा फर्स्ट ऑप्शन हो गया, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में कह रहा है कि किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में है दोस्तों हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु दर्पण की वक्रता केंद्र पर रहती है तो प्रतिबिंब बनेगा। कहने अवतल दर्पण है दोस्तों, उसको जो वस्तु है, वस्तु को अगर आप वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वह प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो दोस्तों आप हमेशा याद रखिएगा जब अवतल दर्पण रहेगा और उसका जो वस्तु को आप रखिएगा वक्रता केंद्र के पास तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेरा वक्रता केंद्र पर जो वस्तु रहेगा उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में कह रहा है कि 5 फीट लंबे व्यक्ति को अपनी पूरी तस्वीर समतल दर्पण में देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए। दोस्तों 5 फीट का कोई लंबा व्यक्ति है, उसको अगर समतल दर्पण में अगर अपना पूरा इमेज को देखना है तो दर्पण का जो न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए वह कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों कोई किसी भी ऑब्जेक्ट का फुल इमेज देखने के लिए समतल दर्पण में वो जो भी वस्तु का जो हाइट है उसका अगर आधा रहता है,
आधा रहता है तो उसमें जो है उसका प्रतिबिंब फुल इमेज दिख जाएगा समतल दर्पण में। तो यहाँ पे 5 फीट दिया हुआ है, ठीक है। आपको हम बता रहे हैं कि न्यूनतम जो लंबाई होता है दर्पण का, न्यूनतम लंबाई जो होता है फुल इमेज देखने के लिए, वह जितना भी ऑब्जेक्ट का हाइट है उसका आधा होना चाहिए। तो मेरा 5 फीट दिया हुआ है, तो 5 फीट का आधा अगर आप करते हैं, 5 फीट का आधा तो कितना आ जाएगा 2.5 फीट। तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब 2.5 फीट का अगर आप दर्पण रखते हैं तो उसका जो व्यक्ति का फुल इमेज दिख जाएगा। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में कह रहा है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आप इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सोलर कुकर जो होता है, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों आप इस पर आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां नंबर में कह रहा है कि जब कोई वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों जब कोई वस्तु को फोकस पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो दोस्तों आप हमेशा याद रखिएगा, जब फोकस पे कोई भी वस्तु को रखा जाएगा तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वह अनंत पर बनता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में पूछ सकता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, अनंत पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर में कह रहा है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। दोस्तों किस रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है, वेवलेंथ होता है, वह सबसे अधिक होता है? तो वह लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है दोस्तों वह सबसे अधिक होता है। मेरा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। और जो सबसे कम होता है दोस्तों तरंगदैर्घ्य, वो हो जाता है बैगनी कलर का। ये भी आप याद रखिएगा। और जिसका जो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिस कलर का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, उसका जो विचलन होता है वह सबसे कम होता है। ये भी आप याद रखिएगा। और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उसका विचलन सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां नंबर में कह रहा है कि श्वेत प्रकाश मुख्यतः कितने रंगों का मिश्रण है। दोस्तों श्वेत प्रकाश जो है वह मुख्यतः कितने रंगों का मिश्रण? तो वह 7। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 7। श्वेत प्रकाश जो है दोस्तों 7 रंगों का मुख्यतः मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां नंबर में कह रहा है कि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? दोस्तों इस तरह का अगर कोई समतल दर्पण है, ठीक है, समतल दर्पण है, कह रहा है कि एक प्रकाश किरण जो है समतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो रही है। कहने मतलब यहाँ से लंबवत आया ऐसे किरण, ठीक है, और कह रहा है परिवर्तन कोण का मान बताइए। तो दोस्तों अगर कोई भी समतल दर्पण पर कोई किरण लंबवत आ रहा है तो वह परिवर्तन उसी डायरेक्शन में हो जाए। कहने मतलब जिस डायरेक्शन से आता है सेम उसी डायरेक्शन से वह वापस चला जाता है। तो यहाँ पे परिवर्तन कोण कुछ हो ही नहीं रहा है। कहने में 0 डिग्री, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। मैंने ए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पे परिवर्तन कोण का जो मान होगा वह 0 डिग्री हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां नंबर में कह रहा है कि लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक तो आप लोग डायोप्टर जानते होंगे। तो दोस्तों लेंस के क्षमता का जो फार्मूला होता है P बराबर 1/f होता है, ठीक है। P बराबर जो होता है 1/f होता है। तो f जो होता है दोस्तों वह मीटर में होता है, सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है एफ जो होता है हमेशा मीटर में होना चाहिए, ठीक है। एफ जो होना चाहिए हमेशा मीटर में होना चाहिए। तो होता है कि इसका कहने का मतलब जो मेरा अब लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है तो वह जो हो जाएगा वहाँ पे 1, कहने का मतलब 1 पर मीटर, 1 पर मीटर हो जाएगा। यहाँ पे इसका क्षमता कहने के मेरे लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक निकल के 1/पर मीटर। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन 1 पर मीटर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको डायोप्टर याद रखना है। तो डायोप्टर जो होता है दोस्तों 1/पर मीटर को ही हम लोग डायोप्टर कहते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां नंबर में कह रहा है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। दोस्तों चंद्रमा पर कोई खड़ा अंतरिक्ष यात्री है तो उसका जो आकाश होगा वह किस तरह का प्रतीत होगा, यहाँ पे प्रतीत होगा दोस्तों, होता है। तो दोस्तों चंद्रमा पर जो कोई भी अंतरिक्ष यात्री जब खड़ा रहेगा तो उसको आकाश जो होगा वह काला प्रतीत होगा। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि चंद्रमा पर जो है दोस्तों कोई भी वायुमंडल नहीं है। तो यहाँ पृथ्वी पर जो होता है दोस्तों वायुमंडल रहने के कारण जो हमें हम लोग को आकाश से नीला दिखाई पड़ता है, क्योंकि लाइट ऑफ स्कैटरिंग के कारण जो होता है नीला आकाश नीला दिखाई देता है, लेकिन वहाँ पे वायुमंडल चंद्रमा पर नहीं है तो जिसके कारण जो आकाश होता है वह काला दिखाई देता है। तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां नंबर में कह रहा है कि दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी हुई वस्तु के मूलतः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। दोस्तों कह रहा है दो समतल दर्पण है, ठीक है,
दो समांतर समतल दर्पण, देखिए इस तरह का कोई समतल दर्पण है, वो इधर एक दोनों समांतर रखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसका जो कह रहा है कितना इमेज बनेगा। तो दोस्तों अगर दो समतल दर्पण पैरेलल रखा हुआ है, इसमें अगर इमेज के बाद पूछा जाए कितना बनेगा, तो वह अनंत बनता है। मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनंत। कहने का मतलब अनंत इन्फिनिटी इमेज बनेगा जब दोनों समांतर रखा हुआ रहेगा, उसके बीच अगर वस्तु रख दी जाए तो वहाँ पे अनंत इमेज बनेगा। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर में कह रहा है कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। दोस्तों कौन सा अधातु जो है विद्युत का सुचालक है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन दे रहा है सल्फर, दूसरा में दे रहा है ग्रेफाइट, तीसरा में दे रहा है फास्फोरस और चौथा में दे रहा है क्लोरीन। तो दोस्तों आप इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसे आप कमेंट करके हम आपका कमेंट का रिप्लाई हम जरूर करेंगे। तो यह मेरा लास्ट प्रश्न था दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।